एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि ये किंग नाम का एक राजा हुआ करता था जिसने गॉड्स के लिए एक छोटा सा एम्पायर खड़ा किया था जहाँ पर वो लोग लड़ाई के मैदान में काम आते थे। अब कहा जाता था उसके पास ऐसे लाखों वॉरियर थे जो कि ये लोग गॉड के साथ लड़ाई करने के लिए काफी थे और इन लाखों वॉरियर के साथ वो जैसे ही निचले स्तर पर कब्जा करने वाला था तभी उसके छोटे भाई 13 उल्फ और उसके लवर ने उसको दोनों ने मिलकर उसके साथ बिट्रे कर दिया और वो येलो गॉड के साथ मिलके उसको मार दिया गया। देन जिसके बाद हमें हमारा मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका आसपास बहुत ज्यादा लाइटनिंग बह रही होती है। वो बेहोश था। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि ये किंग यान होता है जो कि ये फैमिली का एक फॉर्मर जीनियस है। ये किंग यान जो कि युद्ध कला में महारत हासिल किया था उसने उसको यहाँ पर फंसाया जा रहा था और इसी तरह से फंसा के उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी सारी हथकड़ी टूट गई और इसी तरह से उसे जानबूझकर मार दिया गया। तभी हमारा मेन लीड को होश आता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं ये किंग यून हूँ गॉड ऑफ वॉर ये किंग यून। तभी वो हैरानी से हाफते अपने बेड से उठता है और कहता है कि वुल्फ 13 तुमने और मेरे लवर ने मिलकर बहुत बुरा काम किया है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो। तभी उसकी नजर अपनी बॉडी पर जाती है और वो देखता है और उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है और देन तभी वो स्माइल करते हुए कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं फिर से रिबॉर्न हो चुका हूँ। देन उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हेवन गॉड मुझे फिर से चांस देंगे, मुझे फिर से रिबॉर्न कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं 100 ईयर पहले वापस आ चुका हूँ। देन जिसके बाद वो एक चाय का कप उठाता है और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं फिर से रिबॉर्न हो गया हूँ, लेकिन जब तक मैं रिबॉर्न नहीं हुआ था तब तक मैं इनविजिबल था। और ऐसा क्यों रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि मैं इतने साल बाद रिबॉर्न हुआ हूँ कि मुझे मतलब मैं भूल ही चुका था कि मैं कौन हूँ। सच में एक लूजर की तरह इसे रिबॉर्न किया गया है। देन जिसके बाद वो अपने हाथ पैर को देखने लगता है और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ऐसी बॉडी दी गई है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है। इस बॉडी के तो हाथ पैर नाक मुंह सब टूटे फूटे हैं। सच में एक रविश बॉडी मुझे मिल गई है एकदम बेकार सी। देन जिसके बाद वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। कल्टीवेशन के दौरान उसकी जो डिमोनिक पावर थी वो वापिस आने लगती है। वो कल्टीवेशन के दौरान वो कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, मेरा डिमोनिक हार्ट फिर से रिबॉर्न हो जाएगा। वो कहता है कि 10 डिमोन हार्ट एकमात्र एक ऐसा रीजन है जिससे मैं एक पावरफुल वॉर गॉड बन चुका हूँ और लकीली 10 डिमोन हार्ट्स अभी भी वही है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। वरना वो रेखा अगर टूट गई होती तो बहुत ज्यादा परेशानी होती और हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती। जिसके बाद उसके आसपास एक पीली कलर की ऑरा चमकने लगती है। तभी अचानक से उसके घर के दरवाजा ओपन होता है। वहाँ से एक लड़की आती है जो कि कह रही होती है कि बड़े भाई आप उठ गए। इस लड़की का नाम होता है ये जोई, जिसको ये किंग उनके डैड 10 साल पहले किसी लड़ाई के मैदान से उठा कर लेके आए थे बम से बचाकर। वो लड़की यानी कि ये जुन अपने साथ बहुत सारी मेडिसिन लेके आ रही होती है और वहाँ पर रखते हुए कहती है कि भाई मैंने यहाँ पर सारी मेडिसिन रख दिया है जो जो तुमको चाहिए था। किंग यून अपनी बहन को और देखता है, उसके गालों को और देखते हुए कहता है कि जोई तुम्हारे गालों को क्या हुआ। जोई अपने गालों को कवर करते हुए कहती है कि भाई मैं ठीक हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किंग उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथ को हटाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे फिर से पूछा कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है और तुम्हें ये चोट कैसी लगी। जोई कहती है कि भाई मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा जख्मी हो तो आपको यहाँ पर आराम करनी चाहिए, इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना चाहिए और मैंने कुछ दवाई खा ली है और लगा भी ली है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ये बड़ी चोट नहीं है। और मैं लाइफ पिल्स को लेने के लिए फार्मेसी गई थी, जिसके बाद वहाँ का जो गार्ड था उसने मुझे पिल्स नहीं दिया और ऊपर से उसने मुझे बस एक कहकर वो रुक जाती है। जिसके बाद किंग यू चिल्लाते हुए कहता है कि और उसने तुम्हें जोर से हिट कर दिया तुम्हारे गालों के ऊपर, उसकी हिम्मत कैसी हुई। जिसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हालांकि मैं इस बॉडी में अभी इस लाइफ में रिबॉर्न हुआ हूँ और इस बॉडी में आने के बाद मेरी इस बॉडी के साथ इस आत्मा का थोड़ा सा मेल मिलाप हो गया है और जैसे कि मैंने सोचा था कि इस बॉडी में आने के बाद मुझे किसी के साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये जोई के साथ कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन इसके फेस के चोट को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। देन जिसके बाद वो अपने गालों पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं सच में भाई बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप उनसे फाइट करने मत जाओ, क्योंकि अगर आप फाइट करने जाओगे तो आप उनको लड़ाई में हरा नहीं सकते क्योंकि आप अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। किंग यून जोई की तरफ देखता है जो कि मुस्कुरा रही होती है और कहती है कि मेरे पापा नहीं चाहते हैं कि आपको कुछ हो जाए, वो बस इतना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि आपको कोई हरा ना सके। देन तभी कोई बाहर से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और कहता है कि जोई
बाहर आओ जल्दी, मुझे पता था कि तुम यहीं पर हो और तुम अपने भाई की बीमारी के लिए तुमने लाइफ पिल्स को चुरा के यहाँ से भागी हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से बाहर आओ। ये बंदा जो कि उनका लैंडलॉर्ड होता है वो यहाँ पर आता है और किंगू को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है। क्या जोई ने सचमुच का लाइफ रिटर्न पिल को चोरी करके लाकर अपने भाई को खिला दिया? जिसके बाद वो मोटा लैंडलॉर्ड उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम दोनों भाई बहन ने जो रियल लाइफ पिल्स को चुराया है वो जल्दी से वापस कर दो, वरना हमारे पास एविडेंस है और हम तुम्हें चोरी के क्राइम में अंदर भी डाल सकते हैं। तो तुम्हारे अच्छा ही होगा कि जल्दी से तुम हार मान लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब ये सुनकर जोई बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा कोई भी पिल्स नहीं चोरी किया है, तुम्हारा बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी जैसे मैं तुम्हारे घर पे गई थी तुमने वहाँ से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैंने तुम्हारा पिल्स को चोरी किया है? ये तुम झूठे इल्जाम हमारे ऊपर मत लगाओ। जिसके बाद वो मोटा कद्दू कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और वो अपने बेड से खड़ा है और भी बातें जाते कर रहा है, और कल तो वो बेड से भी उठ नहीं पा रहा था और न ही हिलडोल पा रहा था। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने वो नहीं चुराया है और तुम्हारा भाई अभी जिंदा खड़ा है? अभी तक जोई ने नोटिस नहीं किया था अपने भाई को, लेकिन जैसे उसकी बात सुनती है वो पीछे मुड़ के देखती है और वो चिल्लाती है और हैरान हो जाती है। वो कहती है कि भाई तुम तो सच में अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन ये कैसे हो गया? किंगो कहता है कि जोई मुझे पता है कि तुमने वो चीज नहीं चोरी की है, मुझे तुम पर भरोसा है। अब ये सुनकर मोटा कद्दू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमने ही चोरी किया होगा, तुम इसको डिनाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जाओ और अपने साथी को कहता है कि इनको पकड़ लो। देन जिसके बाद किंगो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि मोटा कद्दू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गधे के बच्चे। जिसके बाद वो मोटे कद्दू के सारे जो सिपाही होते हैं वो जाकर किंगू के ऊपर हमला कर देते हैं। वो कहता है कि आज से इसकी डेथ पक्की है। जोई बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि अब क्या होने वाला है। किंगू कहता है कि डेथ, अब पता चलेगा किसका डेथ होने वाला है यहाँ पर। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे वो लोग उनको चाबुक से मारने वाले होते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं। जो बंदा चाबुक चला रहा था वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे फाइट बैक कर रहे हो, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक रेड बैरियर को खड़ा कर दिया होता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। और इस बैरियर की मदद से जैसे वो लोग उसके ऊपर फाइट कर रहे होते हैं या फिर हमला करते हैं वो सारी हमले जाके इनको बैक में जाके लगता है। अब ये देख के मोटा को तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये किंग तुम्हें क्या मरने का शौक कर रहा है? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? देन जिसके बाद वो अपने साथियों को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसका मुंह देख रहे हो? जाओ सबसे पहले उस छोटी बच्ची को मारो और उसे जान से मार के पूरा खत्म कर डालो। लेकिन जैसे वो लोग उनको मारने जाते हैं वो सीधा गायब हो जाता है। वहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसे डिस्पेयर कैसे हो गया। और इस टेक्निक को यूज करते हुए ये किंग सोच रहा होता है कि ज्यादा देर तक मैं इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, इसलिए अब मुझे जल्दी कुछ अलग सी करनी पड़ेगी वरना मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा। अब ये देख के मोटा कद्दू और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये किंग तुमने बोला कि तुमने ये लाइफ रिटर्न फील्ड्स को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, तो तुम यहाँ पर हिलडुल कैसे पा रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला और ऊपर से तुम मेरे आदमियों को भी हमले करके मारे जा रहे हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। ये किंग उसके बकबक सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो पीछे मुड़ता है और सीधा उसके गले पकड़ कर मिट्टी में धसा देता है। अब जैसे ये किंग उसको मुक्का मारने जाता है वो कहता है कि मैं टायन का फास्ट आदमी हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ऊपर से जोई भी चिल्ला के कहती है कि भाई तुम रुक जाओ। देन जिसके बाद ये किंग उसको छोड़ देता है और कहता है कि जो 10 डीमन आर्ट हार्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे टाइम में उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये मिडल टाइप का था, लेकिन यहाँ पर तो एक गॉड के बराबर काम आता है। इस सिटी में इतना पावर होना यानी कि गॉड के बराबर पावर होना। देन जिसके बाद ये किंग जोई के रूप देखता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी अगर नुकसान या फिर चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा, फिर मैं नहीं देखूंगा कि वो इंसान कौन है। अब इतने गुस्से में देखकर उस मोटू आदमी के जो साथी थे वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। दूसरी तरफ हम उसी मोटू को देखते हैं जो कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और जैसे वो देखता है वहाँ पर और एक मोटू आदमी आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर आप उठ गए हो, ग्रेट, मुझे पता नहीं था कि आप इतना जल्दी ठीक हो जाओगे। वो बंदा आसपास के नजारे देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि यंग मास्टर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किंग नॉर्मल लैंग्वेज में कहता है कि मैंने इसको जान से मार दिया है। इस मोटे बटलर ली ने हमारे घर का रूल और रेगुलेशन को इग्नोर करके मुझे जान से मारने की कोशिश किया, वो ऐसा कैसे कर सकता था, इसलिए मुझे अपने बचाव के तौर पर मुझे इसको मारना ही पड़ा। वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या यंग मास्टर आपने इसे मारा? और वो पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप इतना जल्दी ठीक हो गए अपने मेडिसिन से? इसका मतलब मेडिसिन काम कर रहा है। जिसका
बाद चिल्लाते हुए कहती है कि अंकल पांगा, आपने देखा नहीं कि मेरे भाई ने एक मुक्के में इसको एक पंच से हरा दिया और इसको सीधा जान से मार दिया। मेरा भाई कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। जिसके बाद अंकल पांगा उससे कहते हैं कि यंग मास्टर, कि आपकी टैलेंट वाली पावर अब वापिस आ चुकी है। जिसके बाद ये किंग उन कहता है कि हाँ, आपने सही सोचा। देन जिसके बाद अंकल पांगा जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, और आपने अपना केयर करना है, क्योंकि ये जो आपने किल किया है मैं आपका नाम बिल्कुल भी आने नहीं दूंगा। डोंट वरी, आप चिंता से बिल्कुल मुक्त रहिए। देन जिसके बाद अंकल पांगा यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बॉडी को ठिकाने लगा दो और कॉप्स के हवाले कर दो, क्योंकि यहाँ पर ली काई ने मास्टर के ऊपर हमला किया था और मास्टर पर अपने बचाव के तौर पर ली काई के ऊपर एक पंच में इनको उड़ा दिया। तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि मास्टर ने अपने बचाव के तौर पर ऐसा किया है। देन जिसके बाद अंकल पांगा उन लोगों की ओर देखते हैं जो कि उनके मोटू के साथ थे। अंकल पांगा पूछने वाले थे कि तुम लोग कौन हो, लेकिन यहाँ पर ये किंग उन कहता है कि ये लोग भी उसके साथ मिले हुए थे और ये लोग उनके साथ मिलके मुझे मारने वाले थे, और इन लोगों में से एक बंदा ऐसा था जो कि मुझे स्टिक से मारने वाला था और इसको 100 कोड़े लगाए जाए, और जैसे ये मुझे कोड़े मारने वाला था इसको भी 100 कोड़े मारा जाए, क्योंकि इसको पता तो चले कि ये फैमिली के ऊपर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। वो बंदा अपने घुटनों को बला जाता है और वो गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग ऐसा कुछ भी करने नहीं वाले थे, लेकिन बटलर ली ने हमें बहुत ज्यादा मजबूर किया था सब काम करने के लिए, इसलिए हमें मजबूरी में सब करना पड़ रहा था। लेकिन किंग ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी और गुस्से में एक पंच मार के उसको यहाँ से उड़ा देता है। किंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं बता सकते कि कौन यहाँ पर मास्टर है और कौन यहाँ पर गुलाम है, यहाँ पर बस मास्टर का हुक्म का पालन किया जाता है जिसका तुमने अवमान किया है। तो अपनी साथियों कहता है कि इसको लेके जाओ और कारागार में डाल दो और ऊपर से और 100 कोड़े मारा जाए इसको। देन जिसके बाद अंकल पांगा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ इसको लेके जाओ यहाँ से। देन जिसके बाद अंकल पांगा किंगो के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि आप ठीक हो गए होंगे और आपके पापा को भी जब ये बात पता चलेगी तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। देन जिसके बाद किंगो कहता है कि अंकल पांगा अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आराम करना है। अंकल पांगा भी उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हाँ सर, आपकी जो इसी मर्जी, क्योंकि यही मेरा काम है। जिसके बाद जोई भी अपने भाई को भाई बोल के यहाँ से चली जाती है कि मैं यहाँ पर फिर से दोबारा लौट के आऊंगी आपके साथ मिलने के लिए। जिसके बाद उन सबको जाने के बाद किंग यूसु अपने हाथों को देखता है और कहता है कि इस लाइफ में अपनी मार्शल बॉडी को और सोल को पावरफुल बनाने के लिए मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेशन की जरूरत पड़ी, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी मार्शल आर्ट को जगाने के लिए मुझे सबसे पहले मुझे अपने बॉडी बाउंड्री को 9 लेवल से ज्यादा ऊपर पहुँचाना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा मार्शल आर्ट का स्पिरिचुअल पावर आगे बढ़ेगा। मुझे अपने प्रीवियस लाइफ में 10 डिमन हार्ट का पावर मिला था और जो पावर था वो एशियन बीस्ट ग्रीन ड्रैगन का सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल पावर था, लेकिन आफ्टर रीबर्थ डेविल की जो हार्ट पावर है और भी ज्यादा काली और शक्तिशाली हो गई है, और ये जो 10 डिमन हार्ट्स पावर है वो सारे दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर वेपन है, क्योंकि इसके अलावा दुनिया की जो भी पावर है वो छोटे बच्चों की तरह है जो कि बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। देन जिसके बाद वो कल्टीवेशन के दौरान अपने 5 एलिमेंट पावर को एक्टिव कर लेता है और कहता है कि और 5 बच गए हैं जो कि मैं कर ही लूंगा, लेकिन जैसे वो 5 एलिमेंट को यूज करके वो फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहा होता है वो जा नहीं पाता। वो कहता है कि रास्ता ऐसे कैसे ब्लॉक हो गया, मैं फ्यूचर में जा नहीं पा रहा। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है बिजली का और वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर एयर, स्टार पावर और पोटेंशियल के जितने सारे पावर है 5 एलिमेंट को मिलाकर ये शक्ति कायम होती है, और इस कल्टीवेशन का बाद जब मैं उठूंगा तब मैं गॉड ऑफ वॉर कहलाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में 3 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि जो डीमन हार्ट पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। देन जिसके बाद उसी तरह वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी उसके सर में जोरदार दर्द होने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपने आप को रोकना चाहिए, मुझे इस तरह से डीप फोकस नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह से मैं करता रहा तो मेरी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। देन जिसके बाद वो अपने हाथों को देखता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 9 स्टेज तक पहुंच गया हूँ अपनी बॉडी के टेम्परेचर में। तभी हमारे मेन लीड को कुछ सुनाई देता है और वो दूसरी तरफ मुड़ के देखता है तो कोई दौड़ते हुए चिल्लाता है और कहता है कि भाई आज का दिन बहुत बुरा हुआ, आज ही के दिन चैंग बैटल स्पिरिट को एवोकन किया गया है। किंग देखता है वो उसकी बहन होती है जोई, जिसका दूसरा नाम रोअर है लेकिन हम इसको जोई बोलेंगे। वो हाफते हुए किंग के पास आती है और कहती है कि आज क्लैन की बैटल स्पिरिट को एवोकन किया गया है और आज ही के दिन ये लड़ाई होने वाली है। वो रोते हुए किंग को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर ये लोग मेरे भाई को मुझसे दूर करना चाहेंगे तो मैं भी इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। किंग उसको कंफर्ट करते हुए कहता है
है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो गुस्से में सोच रहा होता है कि ये क्लैन बैटल अभी नहीं होना चाहिए, यूजुअली वो अप्रैल में होती है, लेकिन अब ये लोग क्यों करा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनमें इनका भी कोई प्लान होगा, तभी जाके ये सब लोग कर रहे हैं। आज तो कुछ झोल पकेगा, मुझे जल्दी से इसका पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद वो जोई को कंफर्ट करते हुए कहता है कि जोई, अब हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना चाहिए, हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ पर हो क्या रहा है। जोई घबरा जाती है और कहती है कि लेकिन भाई वहाँ पर खतरा भी हो सकता है। अगर मैं अपनी बुद्धि को थोड़ा सा जोर लगाऊं तो मुझे पता चलता है कि ये जो ये टियांग है उसी का कुछ प्लान होगा गड़बड़ करने के लिए। वो ये कुछ झोल करने वाला है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि वो ऐसे चुप बैठने नहीं वाला है। और अगर ये टियांग के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी लेकी को मारा है तो वो निश्चित रूप से मुझसे बदला जरूर लेगा। लेकिन मैं हूँ, ये किंग हूँ, मैं डरता थोड़ी ना किसी से, मुझे तो किसी के बाप से भी डर नहीं लगता, आज जो जिसका आना है। लेकिन जैसे वो लोग यहाँ से जा रहे होते वहीं पर एक खतरनाक सा रेड आई वाला उल्फ उनके ऊपर हमला कर देता है। किंग मौका रहते हुए जोई को पीछे करता है और दौड़ के उसको एक पंच लगाता है, जिससे वुल्फ नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो वुल्फ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी हाई विंड का पावर का यूज करते हुए अपने मुंह से एक तेजदार रोवर अटैक करता है। लेकिन इस वुल्फ के पावरफुल अटैक से भी क्यों उनको कुछ नहीं होता और जिसके बाद वो पीछे मुड़ के उस वुल्फ को और एक पंच लगाता है जोरदार। और इतना पावरफुल पंच खाने के बाद उस वुल्फ की अब दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो फिर से अटैक करेगी। ये देख के उसके बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसके भाई इतना पावरफुल कैसे बन गया। किंग उस डेमोनिक वुल्फ को मार के उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसको कहते हैं, कमीने तुमने पॉइजन वुल्फ को मार दिया है जान से, अब हम देखते हैं कि तुम ये क्लैन में कैसे टिकते हो। इनके बात सुन के किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में उस वुल्फ का खून लगा हुआ होता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होती है। एपिसोड 4 की शुरुआत में किंग उनकी तरफ देखता है और कहता है कि जरा फिर से बोलना, तुम लोगों ने क्या क्या, मैंने सुना नहीं कुछ। वो सारे बंदे इसका एटीट्यूड देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे बात कर रहा है। तब किंग रूई को कहता है, यानी कि जोई को कहता है कि चलो बहन हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रखा। और फिर वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का, जहाँ पर ये सेंग नाम का एक सेकंड लीडर होता है। ये सेंग जो कि ये क्लैन का सेकंड लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि मार्शल स्पिरिट का वेपन शुरू किया जाए। उसका शुरुआत सबसे पहले करेगा ये डोंग। और फिर ये डोंग जब भी उसका जहाँ पर जाता है वो कहते हैं कि तुम अपनी मार्शल स्पिरिट का जो एनर्जी है वो एक छोर पर मारना। लेकिन जैसे वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पर हमला करने जाता है वो वहाँ पर फेल हो जाता है। मास्टर उससे कहते हैं कि ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, लेकिन तुम ये भी नहीं कर पाए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर 12 गेट्स के मार्शल स्पिरिट है, व्हाइट रेड से लेकर येलो ग्रीन और बहुत सारे। जैसे वो बंदा वहाँ से निकलता है उसके डैड उसको पकड़ के रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे तुमने अभी बहुत अच्छे से कोशिश किया है, लेकिन अब तुम कर नहीं पाए, इसके लिए तुम सैड मत होना। वो लड़का भी रोने लगता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं फाइनल में नहीं जा पाऊंगा। फिर उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि जो रेड ग्रेडेड मार्शल स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि ये फैमिली का जो ये किंग यून था वो भी इसको एवोकन नहीं कर पाया। जो तुम किस खेत की मूली हो, तो तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम अगली बार जरूर ट्राई करना। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तो वो बंदा जो येडोंग होता है वो अपने पापा से कहता है कि पापा आप उससे मुझे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वो तो एक नंबर का बेकार इंसान है, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, आप उससे कंपेयर करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उसको डैड कहते हैं कोई ना, कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए, वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर ले जाकर बहुत अच्छा सा खाना खिलाऊंगा, फिर तुम सब कुछ भूल जाओगे। दिन जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। अब इन दोनों को जाते देख यहाँ पर दो बंदे आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इनकी हिम्मत तो देखो, एक तो ये लोग स्पिरिचुअल मार्शल स्पिरिट को एवोकन नहीं कर पाए, ऊपर से लोग सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं। बोल तो ऐसा रहा है वो बंदा अपने बेटे को, जैसे उसका बेटा एक चुटकी में उसको एवोकन कर लेगा मार्शल स्पिरिट को। हालांकि यहाँ पर ये फैमिली का सबसे ताकतवर बेटा जो ये किंग था वो भी नहीं कर पाया इस पावर को यूज, और उनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे होते। तभी उनसे पीछे से आवाज आती है कि किसने मुझे यूजलेस कहा। एक बंदा अपनी आंखें बंद करके रहता है और बके जा रहा था और कहता है कि मुझे सुनाई दे रहा कि मैं किसी यूजलेस इंसान का भी आवाज सुन सकता हूँ। दूसरा बंदा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि भाई अपना मुंह बंद कर और पीछे देख एक बार। ये क्लैन का जीनियस यहाँ पर हाजिर है। तभी सेकंड लीडर ये साउटेन का नाम लेते हैं और सभी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते उस बंदे को। वो कहते हैं तो ब्रदर ये साउटेन है, ये क्लैन का सबसे जीनियस बंदा, देखो यहाँ पर वो आ गया। इस बंदे का नाम होता है ये साउटेन और कहता है कि फाइनली मेरी बारी आ गई है, मैं अपना कर्तव्य दिखाऊंगा, मैं हूँ ये क्लैन का सबसे यंगर ब्रदर। जिसके बाद साउटेन वहाँ से चलते हुए जा रहा था। सारे लोग देख के उसको बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो सुपर स्ट्रॉन्ग साउटेन है, हमें पता चला है कि 1 साल पहले वो जंगल में अकेले गया था, जिसके बाद उसने पॉइजन उल्फ को अकेले ही मार गिराया था।
और हमें ये भी पता चला है कि उसने 9 हेवन टेम्पल बाउंड्री को भी पार कर चुका है और उसने अचीव कर लिया उस चीज को। हाँ, इसलिए तो उसकी तारीफ की जाती है कि ये सबसे अच्छा है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तो मार्शल स्पिरिट एवेकन का सबसे मेन कैरेक्टर है, क्योंकि इसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। तभी साउटन देखता है कि यहाँ पर किंग उन और जोई यहाँ पर आ चुके हैं। वो उनको देखता है और हंसने लगता है जोर जोर से और कहता है, ये तो तुम हो किंग उन, तुम तो आज 15 साल के हो जाओगे और मैं देखना चाहता हूँ कि 15 साल के बाद भी अगर तुम मार्शल स्पिरिट को एवेकन नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा चेहरा फिर दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। अब उसको देख के आसपास के सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये कितने शर्मिंदगी की बात है कि इनको शर्म भी नहीं आती कि ये लोग अपने मुंह उठा के आ जाते हैं और अपने पावर को चेक करने की जगह अपने लक का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, यहाँ पर ये आया है ये सोच कर कि वो यहाँ से सबको माफी मांगेगा, एक चांस मुझे दे दो और फिर वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसको पता नहीं कि ये कितना बड़ा यूजलेस है, इसको तो कुछ करना भी नहीं आता और ना ही अपने पावर को यूज कर सकता है। जिसके बाद किंग उन यहाँ पर बोल पड़ता है और कहता है कि तुम लोगों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये छोटे बच्चे मुझे इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के सारे लोग शक की निगाह से उसको देखने लगते हैं और कहते हैं कि देखो तो कैसे अपने बड़े भाई के सामने जुबान लड़ा रहा है। इस यूजलेस को ये नहीं पता कि ये कितना ज्यादा यूजलेस है और इसका कोई काम भी ढंग से नहीं होता और ना ही इसका पावर एवोकन होता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसका एटीट्यूड कम नहीं हो रहा, अपने बड़े भाई साउरन के सामने अपनी जबान लड़ा रहा है। इसके सामने तो इसकी चुटकी भर औकात नहीं है। इस कचरे के ढेर को ये लगता है कि ये ज्यादा पावरफुल बन गया है और अब ये तो अपने सपने की दुनिया में ही जी रहा है, इसको वास्तविक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हाँ देखो तो वो अपने बड़े भाई के स्टेटस का यूज कर रहा है और अपने कजन साउटन से जबान भी लड़ा रहा है फालतू में, खुद का तो कुछ है नहीं इसका। देन जिसके बाद साउटन उसको दिखाते हुए कहता है अपनी पावर को कि देखो इस बार अगर तुम यूजलेस नहीं बनना चाहते हो और अपने पावर को एवोकन करना चाहते हो और अगर तुमने कर दिया तो फिर मैं तुम्हें कभी भी यूजलेस नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आज मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। देन जिसके बाद साउटन अपने पावर को यूज करता है और ये लोग गार्डन मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए अपनी पावर को दिखाता है, जिसे देख के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सारे लोग देख अपने मुंह खोल लेते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये लोग गार्डन मार्शल स्पिरिट था, ये क्यों भी नहीं कर पाता। पहले 3 साल पहले भी इसने कोशिश किया था लेकिन इससे भी नहीं हो पाया था, लेकिन साउटन ने इसको चुटकी भर में कर दिखाया। अब इसको देखने के बाद सारे लोग ये क्यों उनको ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं अब तो हमने देख लिया कि ये पावरफुल कितना ज्यादा है, लेकिन अब ये किंग क्या करेगा, इसके पास उतना पावर है ही नहीं। ये तो एक नॉर्मल स्पिरिचुअल पावर को भी एवोकन नहीं कर पाता तो वैसा ही क्या ही कर लेगा। अभी यहाँ पर सेकंड लीडर हंसने लगते हैं जोर जोर से और कहते हैं ड्रैगन टाइगर बीस्ट, गुड गुड वेरी गुड, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। अब सारे लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ड्रैगन टाइगर बीस्ट, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने देखने में कोई गलती की है, ये लो मार्शल स्पिरिट एवोकन नहीं था, ये तो ड्रैगन टाइगर बीस्ट का पावरफुल एवोकन था। और ये जो ड्रैगन टाइगर बीस्ट का जो पावर है वो तो थोड़ा सा ग्रीन ड्रैगन का ब्लड से भी थोड़ा बहुत पावरफुल होता है और हमें पता नहीं था कि ये साउटन इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट कर सकता है। देन जिसके बाद साउटन कि उनको कहता है कि यूजलेस कर्जन, क्या अभी भी तुम इसको ट्राई करना चाहोगे। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है।